नमस्कार, आपका स्वागत है खास प्रोग्राम में और मैं हूं आपके साथ कल्पना तिवारी। आयुर्वेद जीवन का विज्ञान है जो भारत की एक प्राचीन पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है और शरीर, मन और आत्मा के संतुलन पर केंद्रित है। इससे आहार, जड़ी बूटियां, योग और मालिश जैसी प्राकृतिक पद्धतियों का उपयोग करके रोगों को रोकना, उनका उपचार करना और समग्र स्वास्थ्य को बेहतर बनाना शामिल है। ये अर्थवेद का एक उपवेद माना जाता है। इसका उद्देश्य दीर्घायु और स्वस्थ जीवन प्रदान करना है। कहा जाता है कि आयुर्वेद हर बीमारी को जड़ से समाप्त कर देता है और आयुर्वेद से जुड़ी तमाम जानकारी, आयुर्वेद क्या है, श्री दोष सिद्धांत क्या है और दैनिक जीवन में आयुर्वेद को कैसे उपयोग में लाया जाए, जैसे अभी कई सवालों के जवाब के लिए हमारे संवाददाता मधुर मिश्रा ने आयुर्वेद चिकित्सक डॉक्टर प्रियस दीक्षित से खास बातचीत की है। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं डॉक्टर दीक्षित। नमस्कार, मैं मधुर मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास कार्यक्रम खास मुलाकात। इस खास मुलाकात कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं विशेष आयुर्वेदिक चिकित्सक और आयुर्वेदिक विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियस दीक्षित जी। भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद उपस्थित होने के लिए। मैं डॉक्टर प्रियस दीक्षित, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, शासकीय आयुर्वेदिक औषधालय पंचशील नगर में पदस्थ हूँ और यहाँ पे विगत 4 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहा हूँ और काफ़ी कठिन, जटिल एवं कुछ असाध्य केसों को भी सफलतापूर्वक ठीक किया है। आपने आयुर्वेदिक को ही करियर के लिए क्यों चुना? क्योंकि जब हम शुरुआत करते हैं अपने जीवन की तो एक लक्ष्य होता है, तो जब आपने अपना लक्ष्य निर्धारित किया तो आपने आयुर्वेद को ही क्यों चुना? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं देखता हूँ कि हर व्यक्ति का एक बचपन से ही लक्ष्य होता है और किसी का लक्ष्य होता है और किसी को लक्ष्य चुनने में बड़ी कठिनाई भी होती है। किसी को लक्ष्य समझ में नहीं आता कि हमको क्या करना है, क्योंकि हर आदमी की एक चॉइस होती है और चॉइस के अनुरूप उनको फील्ड नहीं मिल पाती, ऐसा भी होता है। तो मेरे साथ तो ये प्रश्न बहुत अलग तरीके से रहेगा, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है कि 3 पीढ़ी से ये परंपरा चली आ रही है और हमारे यहाँ तीनों ही पीढ़ी में आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के ही पद पर शासकीय सेवा में रहे हैं, मेरे दादाजी और पिताजी। तो कहीं ना कहीं हमारे मन में तो पहले से था कि हम भी इसी परंपरा को आगे बढ़ाएं और इस पूरा अध्ययन को आगे पूर्ण करके और लोगों की सेवा करें। और शुरू से ही इसलिए आयुर्वेद के प्रति देखा है, पूरा आयुर्वेद के जो रिजल्ट हैं, आयुर्वेद के प्रति लोगों का जो उत्साह है एवं होने वाली गंभीर बीमारियों में आयुर्वेद के इलाज को देखा है होते हुए, तो रुचि बचपन से ही इसमें रही है। रुचि के साथ साथ मैंने इसमें लगन के साथ जब आगे तैयारी की तो और इसमें मतलब सफलता मिली और इसलिए मैंने करियर के रूप में देखा कि इसमें आने वाले समय में लोग जहां पूरा विश्व आयुर्वेद को आज अपना रहा है और आगे आने वाले समय में आयुर्वेद ही एकमात्र एक अच्छा विकल्प के रूप में और सुरक्षित प्रमाणित तरीका माना जाएगा, तो उसके रूप में मैंने इसको बेहतर मान के इस विकल्प को चुना है। जब हम आयुर्वेद के बारे में देखते हैं, सोचते हैं, तो हम देख पाते हैं कि सिर्फ जड़ी बूटियों तक ही आयुर्वेदिक की लोग कल्पना करते हैं। आपके हिसाब से मतलब आयुर्वेद है क्या? आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आयुर्वेद है क्या? हाँ, आयुर्वेद क्या है कि एक भारतीय मूल चिकित्सा पद्धति है और आयुर्वेद देखा जाए तो विश्व की पहली ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो मतलब दूसरे चिकित्सा पद्धतियों को जिसने जन्म दिया है। सभी चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद से ही जन्मी है और ये यजुर्वेद के समय से, ब्रह्मा जी के समय से आयुर्वेद का ज्ञान लोगों को मिलते मिलते भगवान धन्वंतरी ने फिर आयुर्वेद को मूर्त रूप दिया है। तो आयुर्वेद विश्व की सबसे प्रथम पैथी के रूप में है जिसने अन्य पैथी को जन्म दिया है और आयुर्वेद एक लाइफ साइंस है। लेकिन एक बोलचाल की भाषा में इसको जड़ी बूटी इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें जनरली हर्बल औषधियों, काष्ठ औषधियों का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता है। पुराने ज़माने में जब संसाधनों की कमी हुआ करती थी तो उस समय जो घरेलू नुस्खे और पारंपरिक चिकित्सा के रूप में
जंगलों में इसकी जब उपयोगिता होती थी तो उसको उसी रूप में उपयोग किया जाता था। तो वो चलन में जड़ी बूटी इस पे नाम चला हुआ है, नहीं कि लेकिन आयुर्वेद में लेकिन हर चीज़ की चिकित्सा है, हर प्रकार का इसमें वर्णन है और एक पूरा एक लाइफ साइंस है आयुर्वेद। ये एक चिकित्सा पैथी ही नहीं, पूरा जीवन शैली है पूरा आयुर्वेद। आयुर्वेद एलोपैथी से किस तरीके से अलग है और क्या क्या भिन्नताएं हैं और क्या अलग आयुर्वेद को उससे? हाँ, चिकित्सा पद्धति कोई भी हो, उद्देश्य सभी का एक होता है, लेकिन तरीके अलग अलग होते हैं। जैसे आयुर्वेद तो पहली प्रथम चिकित्सा पद्धति है और उससे ही सभी पैथी मूर्त रूप में आई हैं। तो एलोपैथी क्या है, एक आधुनिक चिकित्सा विज्ञान का जो वर्णन है वो सबसे पहले हमको विदेशों से प्राप्त हुआ है और उन्होंने जो खोज की है नए तरीके से रोगों को ठीक करने के लिए, लोगों को त्वरित ठीक करने के लिए और चीज़ों को त्वरित होने वाले इन्फेक्शन को रोकने के लिए। तो एलोपैथिक क्या है, मतलब एलो मतलब होता है लक्षण, जहाँ लक्षणों की चिकित्सा करना। और पारंपरिक रूप से चिकित्सा जो होती है वो आयुर्वेद में होती है कि कैसे हमको मूल रूप से बीमारी के जड़ में जाके ठीक करना है, कैसे हमको सिस्टम को ठीक करना है। और एलोपैथी में जो सिम्टम है, जो लक्षण है, उसकी चिकित्सा पे फोकस पहले किया जाता है। और इसमें सर्जरी भी है एलोपैथिक में, जिसका विकास काफ़ी अच्छा हो चुका है आज के समय में और वो एक अच्छा उसका अंग है शल्य चिकित्सा विज्ञान में। बहुत अच्छा उसका आज के समय में रिसर्च हुई है। आधुनिक चिकित्सा का समय है, ऐसे में आप हमारे दर्शकों के बताएं कि लोग आधुनिक चिकित्सा के समय में जिसमें माना जाता है कि तुरंत हर बीमारी का इलाज हो सकता है, ऐसे में लोग कैसे आयुर्वेद पर भरोसा करें, कैसे आयुर्वेद को अपनाएं? हाँ, आधुनिक चिकित्सा शैली में एक तो बहुत फास्ट लाइफ बहुत ज़्यादा है, लोग तुरंत किसी भी चीज़ का समाधान चाहते हैं। लेकिन क्या होता है कि एक सिस्टम जो होता है वो यही कहता है कि उसके अनुसार जड़ पे जाके उस पर काम करना चाहिए, उसके रूट कॉज पे जाके, और सिस्टम को ठीक करना चाहिए। लेकिन जहाँ बात आती है तुरंत रिजल्ट की, तो वहाँ एलोपैथिक बहुत अच्छा है, जहाँ हमको कम समय में और जल्दी हमको किसी चीज़ को रोकना है तो उसके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आयुर्वेद में कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं उससे भी ये चीज़ होती है, लेकिन उस बिना हम साइड इफ़ेक्ट के और बिना किसी दुष्प्रभाव के हम बीमारी को ठीक कर सकते हैं। जैसा कि अभी आप बता रहे थे कि आयुर्वेद एक जड़ तक जाता है, आयुर्वेद से किसी भी बीमारी की जड़ तक कैसे पहुंचा जाता है और कैसे आयुर्वेद उस बीमारी को जड़ से समाप्त करता है? हाँ, आयुर्वेद में क्या है, बेसिकली जो आयुर्वेद है उसमें बेसिक फंडामेंटल्स ये है कि दोष चिकित्सा विज्ञान के रूप में इसको लिया गया है और दोष शरीर के बायोलॉजिकल फैक्टर हैं जिनसे ही पूरा शरीर हमारा नियमित रूप से चलता है, सारी क्रियाएं चलती हैं। तो आयुर्वेद के अपने कंसेप्ट हैं बीमारी को पकड़ने के, बीमारी को, मर्ज को डायग्नोस करने के कि मर्ज क्या है। तो पहले तो आयुर्वेद यही बोला जाता है कि आयुर्वेद में हमारे आचार्यों ने बोला है, रोगम आदौ परीक्षे ततो अनंतरम औषधम, मतलब पहले रोग की परीक्षा करो फिर रोगी की चिकित्सा करो। तो पहले रोग की परीक्षा, रोग को पकड़ना पहले ज़रूरी, मतलब मर्ज पहले पता चले उसके बाद फिर उसका इलाज किया जाता है। उसमें आयुर्वेद के खुद के अपने काफ़ी कंसेप्ट हैं, जिसमें दर्शन परीक्षा है, स्पर्शन परीक्षा है, जिव्या, मलमूत्र, नेत्र, और सभी तरीके से इन परीक्षाओं से रोग की जड़ तक जाके पकड़ के रोग की प्रॉपर मर्ज की एक जड़ तक जाके फिर उसका फिर इलाज किया जाता है। जब हम आयुर्वेद की बात करते हैं तो हमने भी अनेकों बार सुना, हमारे दर्शकों ने भी अनेकों बार सुना हो, एक बात है त्रिदोष सिद्धांत। एक त्रिदोष सिद्धांत क्या है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बतलाएं आप। त्रिदोष होते हैं वात, पित्त, कफ। ये मतलब तीन स्तंभ हैं शरीर के, मतलब बायोलॉजिकल फैक्टर हैं, तीनों मतलब शरीर में मौजूद होते हैं और इनके अलग अलग 5 प्रकार होते हैं अलग अलग। इनसे ही सारी क्रियाएं चलती हैं। जैसे हम वात लेते हैं, वात जैसे अपना फैन चलता है, हवा यहाँ तक आ रही है, कोई भी चीज़ उड़ रही, मतलब वो उस पर के पीछे वात एक कारण है। ऐसे शरीर में कोई भी चीज़, ब्लड का सर्कुलेशन है, ये क्या है, वात का कार्य है। मतलब सभी के अलग अलग टाइप की वात हैं, अलग अलग टाइप के पित्त हैं, इनके स्थान अलग हैं और इनके कार्य अलग अलग हैं। तो ये पूरे शरीर को सुचारू रूप से चलाते हैं।
इनके सम रूप में रहने पर शरीर उत्तम रूप से काम करता है। इनमें क्षय या वृद्धि होने पे हमारे शरीर में रोगों की उत्पत्ति होती है। दैनिक जीवन में आप क्या सजेस्ट करते हैं कि लोग अपनी दिनचर्या में आयुर्वेद को कैसे लाएं? हाँ, आयुर्वेद को दैनिक दिनचर्या में लाना बहुत आवश्यक है। जहाँ हम जितना प्रकृति से दूर जा रहे हैं, उतने ही लोगों को बीमारियाँ गिफ्ट के रूप में मिल रही हैं। ये एक आज के समय में बहुत बड़ा फैक्ट है। घरों में हम जितना आधुनिकता में हम जा रहे हैं, उतना ही हम बीमारी को अपने अंदर लेते जा रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात तो आयुर्वेद में जो प्रचलित है, दिनचर्या और ऋतुचर्या, ये बहुत बड़े फैक्टर हैं आयुर्वेद के। तो दिनचर्या में सुबह उठने से लेकर शाम तक हमारी दिनचर्या कैसी होना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त से उठने से लेके भोजन काल, व्यायाम और अभ्यंग, मालिश, इस सब को लेके हमको एक एक चीज़ का ध्यान रख के उसके अनुरूप हमको कार्य करना चाहिए। ऐसे ऋतुचर्या, किस ऋतु में क्या हमको खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये आयुर्वेद के पूरे सिद्धांत हैं जो काफ़ी एलेबोरेटेड हैं। लेकिन आप अच्छे उससे गाइड से अगर या चिकित्सक से आप सलाह लेके करेंगे तो आप धीरे धीरे दैनिक जीवन में हम उसको धीरे धीरे अपनाना शुरू करेंगे। तो दिनचर्या, फिर ऋतुचर्या और आहार व्यवस्था उचित रखें कि किस ऋतु में हमको किस चीज़ का सेवन करना है और किस समय पे हमको क्या चीज़ नहीं खाना है और क्या चीज़ खाना है। तो इन चीज़ों का ध्यान रख के हम आधुनिक जीवन में हम बीमारियों से बच सकते हैं। ये हमारे लिए अच्छा है। जैसे आपने ऋतु की बात की, तो हर ऋतुओं में अलग अलग बीमारियों का भी आना होता है। जैसे अभी सर्दी जुकाम हम देख पाते हैं कि हर अधिकतर व्यक्तियों को सर्दी जुकाम हुआ है। तो ये लोग कैसे आयुर्वेद की मदद से ऋतुओं के समय में इन बीमारियों से बचाव कर सकते? हाँ, इसमें क्या है कि ऋतु का बहुत बड़ा कंसेप्ट है। हर एक ऋतु में अलग दोष का प्रकोप होता है। जैसे त्रिदोष होते हैं, तो किसी जैसे वर्षा ऋतु में वात का प्रकोप होता है, तो वात के प्रकोप से जो वात प्रकोप जन्य बीमारियां हैं, जैसे डेंगू है, मलेरिया है, चिकनगुनिया है, इस टाइप की बीमारियां देखने मिलती हैं। जैसे वसंत ऋतु मार्च अप्रैल में जो है, तो उस समय वसंत में कफ का प्रकोप होता है, तो मतलब नज़ला है, जुकाम है, अस्थमा है, इस टाइप की बीमारियां होती हैं। शरद ऋतु है तो शरद में पित्त का प्रकोप होता है, तो एलर्जी है, खुजली है, एसिडिटी, तो इस टाइप की बीमारियां हर एक ऋतु में होती हैं। तो हम उसके बारे में अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा फैला के, ज़्यादा से ज़्यादा उसके बारे में पता करके इन बीमारियों से हम बच सकते हैं। हमको उस ऋतु में क्या खाना और क्या नहीं खाना। और मेन तो क्या होता है, ऋतुएं 6 होती हैं, हर 2 महीने में ऋतु बदलती है। तो जब ऋतु बदलती है, उस बीच के जो 7 से 14 दिन का जो समय रहता है, उसको ऋतु संधि काल बोलते हैं। तो ऋतु संधि काल को आयुर्वेद में यम दंष्टा काल बोला गया है। यम दंष्टा काल इसलिए बोला गया है क्योंकि ये समय थोड़ा मतलब डिसीज़ के लिए, मतलब उसके लिए, व्याधि उत्पत्ति के लिए बहुत बड़ा फैक्टर माना जाता है कि एक ऋतु का जाने का समय होता है, नई ऋतु का आने का समय होता है। तो शरीर उतनी जल्दी एडजस्ट नहीं कर पाता और अहित आहार विहार जो हम करते हैं उससे बहुत जल्दी बीमारी होती है। तो ऋतु संधि काल में हम कम से कम परहेज करें, पथ्य पालन करें, तो हम मौसम के अनुसार बीमारी आने वाले समय में हम मौसमी बीमारियों से बच सकते हैं। आज के समय में कोई भी वर्ग हो, युवा वर्ग हो, हर एक वर्ग में एक चीज़ देखी गई, तनाव एक बहुत बड़ी समस्या आज के समय में है। तो आयुर्वेद से क्या तनाव का इलाज संभव है? हाँ, आयुर्वेद में मानस विकार, मानस विज्ञान पूरा वर्णित है और इसमें इसका उपाय बहुत अच्छा है और इसमें काफ़ी उपाय भी बताए हुए हैं। क्या है, आज के समय में हमने मतलब बहुत ज़्यादा तरक्की की है कुछ चीज़ों में, लेकिन हमने क्या है कि आधुनिकता के कारण एक अपना जो फिज़िकल एक्टिविटी है वो कम होती जा रही है और उसके बाद जो मेंटल स्ट्रेस है वो बढ़ता जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा एक कारण है। दैनिक दिनचर्या भी गड़बड़ हो रही है, उससे बाकी चीज़ें भी डिस्टर्ब हो रही हैं। तो हमें इसका ध्यान रखें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ों को, मेंटल हेल्थ पे ज़्यादा फोकस करें और शारीरिक क्षमता को बढ़ाने के लिए एक्टिविटी जारी रखें। तो उसके लिए जैसे ध्यान, प्राणायाम से लेके बहुत से मेद्य औषधियाँ आयुर्वेद में वर्णित हैं, तो उनका हम उपयुक्त चिकित्सक अनुसार, परामर्श के अनुसार उनका सेवन करके हम मानसिक रोगों से भी मुक्त हो सकते हैं। आज के समय में हम देख पाते हैं नकली दवाइयों जो कि लगातार मार्केट में आ रही हैं। बहुत सी नकली दवाएं, जैसे अभी एक मामला छिंदवाड़ा का भी आया जहां एक नकली सिरप की वजह से कितने ही मासूमों की मौत हो गई। तो आप क्या कहेंगे कि इन नकली दवाइयों से कैसे बचा जाए?
नकली दवाइयाँ प्रचलन में हमेशा से ही बहुत बड़ा एक टास्क रही हैं, चिकित्सक के लिए भी, दवा कंपनियों के लिए भी और आम जनता के लिए भी। इनकी पहचान करना बहुत ज़रूरी है। इसमें जनता में भी एक जन जागरूकता बहुत ज़रूरी है नकली दवाइयों के प्रति, और सरकार को भी इसमें हस्तक्षेप करने की बहुत आवश्यकता है। आइडेंटिफाई करके और मैन्युफैक्चरिंग का बीच में निरीक्षण करके हम इनको रोक सकते हैं और नकली दवाओं की पहचान करके आम जनता को बचा सकते हैं। आयुर्वेद के लिए कोई ऐसी खास पहल जो आप चाह रहे हो कि सरकार के द्वारा या आम जनमानस के द्वारा की जाए जिससे आयुर्वेद को बढ़ावा मिले? अभी सरकार ने बहुत आयुर्वेद के प्रति लोगों को जोड़ा है एवं आयुर्वेद के कार्यों को काफ़ी सराहनीय भी बताया है, और भारत सरकार भी और मध्य प्रदेश सरकार भी और सभी जो प्रदेश की सरकारें हैं इस क्षेत्र में, आयुष के क्षेत्र में काफ़ी जागरूक लोगों को कर रही हैं, और आयुर्वेद और अन्य पैथियों को, पारंपरिक चिकित्सा को अपनाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित भी कर रही हैं। तो आयुर्वेद उन्होंने ऐसा अपने सभी लोगों को जागरूकता किया है कि आयुर्वेद से हम मतलब दुष्प्रभावों के बिना बीमारी से बच सकते हैं और आने वाली बीमारी से भी हम बच सकते हैं, क्योंकि इसलिए बोला जाता है कि अगर बीमारी ही नहीं होगी तो हम आने वाले खर्चों से भी बच सकते हैं एवं अनावश्यक दवा के सेवन से भी हम बच सकते हैं। वैसे देखा जाए तो ये आयुर्वेद भारतीय मूल चिकित्सा पद्धति है, लेकिन हमने देखा है कि कोरोना के बाद से जो तेज़ी से आयुर्वेद का प्रचार प्रसार पूरे ब्रह्मांड में बढ़ा है, तो उसका एक फ़ायदा भारत को मिला है और अब काफ़ी देश जो हैं भारत की तरफ देख रहे हैं, इस पैथी में इंटरेस्ट ले रहे हैं। अभी वर्तमान में ब्रिटेन ने भी 10,000 चिकित्सकों को अपने देश में मतलब आयुर्वेद चिकित्सक के रूप में भर्ती करने का एक सुझाव दिया है, वहाँ के पार्लियामेंट में पास हुआ है, और सभी देश अब भारत के प्रति एक अच्छे भाव से देख रहे हैं। और आयुर्वेद एक अपने आप में एक पूरा जीवन शैली है, ये पूरा विश्व जान चुका है कि आयुर्वेद एक ना कि केवल जड़ी बूटी ना होके एक पूरी संपूर्ण जीवन शैली से युक्त पैथी है, जिसका उपयोग करके दूसरे देश भी जो आने वाली बीमारियां हैं, जैसे लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है या जो जिनका इलाज अभी दूसरे देशों में नहीं है, तो उनके लिए आयुर्वेद बहुत अच्छा विकल्प है और दूसरे देश उसके लिए अप्रोच कर भी रहे हैं भारत की ओर। आप न्यूज आवर के दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे, किस प्रकार से वो आयुर्वेद को अपना? मैं न्यूज़ आवर्स के दर्शकों को यही संदेश देना चाहूँगा कि समय रहते हुए अपनी बीमारियों को रोकें और दिनचर्या का उचित ख्याल रखते हुए दिनचर्या का पूरा पालन करें एवं समस्त ऋतुओं में होने वाले जो भी रोग हैं उनसे बचने के लिए ऋतुचर्या का पालन करें। और बीमारी, हम जितना ज़्यादा प्रकृति से दूर रहेंगे उतना हमको बीमारियां मिलती रहेंगी, तो जितना आप प्रकृति के नज़दीक रहेंगे, नैसर्गिक जितना रहेंगे, उतना हम बीमारी से बचे रहेंगे। जितना घर में होने वाले, किचन में पाए जाने वाले जितने भी हमारे मसाले होते हैं वो सब औषधियाँ ही हैं, तो उनका प्रचुर मात्रा में और सही अनुपात में उपयोग करें, तो उससे हमारे शरीर के रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ी रहेगी और हम आने वाले बीमारियों से बच सकते हैं। नियमित हम व्यायाम करें, समय पे भोजन लें और पर्याप्त नींद लें, क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार दो ही उपस्तंभ मुख्य रूप से बताए हुए हैं, आहार और निद्रा। ये दो चीज़ों का बैलेंस स्वस्थ लाइफ जीने के लिए बहुत ज़रूरी है। समय पे आहार, उचित आहार बहुत ज़रूरी है, समय पे निद्रा, समय पे उठना बहुत ज़रूरी। इससे ही पूरा जीवन में जो इम्यूनिटी है बनी रहती है लंबे समय तक, और हम स्वस्थ जीवन लंबे समय तक जी सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो आधुनिक चिकित्सा पद्धति है उसने तो काफ़ी उन्नति की है। इन्फेक्शियस डिसीज़ हैं जो पहले होते थी गांव के गांव, जहां नहीं बचते थे पहले, तो उस समय बहुत गंभीर समस्या थी, लेकिन आधुनिक चिकित्सा पद्धति ने उस पर काफ़ी रिसर्च करके और काफ़ी डेवलप किया है अपने आप को,
लेकिन जहाँ जीवन शैली में होने वाली जो बीमारियाँ आज हम देखने मिल रही हैं, उसके लिए आयुर्वेद में बहुत अच्छा समाधान है। हम उन समाधान का उपयोग करके बीमारियों को पूर्ण रूप से ठीक कर सकते हैं। ये थे हमारे साथ डॉक्टर प्रियेश दीक्षित जी। इन्होंने बताया कि आप किस तरीके से आयुर्वेद से अपने जीवन को बीमारियों से मुक्त कर सकते हैं, और अगर आपको बीमारियों से मुक्ति पानी है तो आपको व्यायाम एक तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर प्रियेश दीक्षित, जिन्होंने बताया कि किस तरह से आयुर्वेद को अपनाकर हम न केवल बीमारियों से दूर रह सकते हैं और बल्कि एक संतुलित और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। इसी संदेश के साथ आज के लिए बस इतना ही, और स्वस्थ रहें, खुश रहें और जुड़े रहें। नमस्कार।